मैं हूं रंजन कुमार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार और जुड़े हुए सभी प्रेमी मित्रों को नमस्कार। इस चैनल पर जुड़े हुए अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी इस उपन्यास के चाहने वाले लोग हैं, उन सबका शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए। और आज आगे बढ़ते हैं। आज है श्री नवल नारायण कथा का 7वां अंक, अध्याय 7। पिछले अंक में आपको कहानी याद होगी। जनार्दन चाचा और संजय भैया छत पर सुबह सुबह मंद मंद पवन के झोंकों के बीच घूम रहे थे। मैं भी घूमने चला गया था और वहां पे जनार्दन चाचा और संजय भैया ने कहा था कि क्यों ना घूमते घूमते सुबह सुबह एक अध्याय हो जाए। तो हमने एक अध्याय तो पूरा उनको कहानी सुना दिया था, लेकिन एक अध्याय की कहानी के बाद जैसा कि हमेशा होता है, अध्याय खत्म होते होते अब लघु शंका लग जाती है। तो लघु शंका करके वापस आए, तब तक अध्याय 6 खत्म हो चुका था। तो आज अध्याय 7 की कहानी आगे बढ़ेगी। तो जब वापस लौट करके आए लघु शंका से, तो संजय भैया ने कहा, एक बात समझ में नहीं आती रंजन बाबू, इसका पहले आप खुलासा करिए तब आगे का कहानी बताइएगा। सवाल पूछे हैं। तो हमने कहा बिल्कुल संजय भैया, एकदम बेझिझक होकर के आप सवाल पूछिए। तो संजय भैया ने कहा, ये नवल नारायण जो कलयुग के बड़े ही प्रतापी राक्षस हुए हैं, इनका जो कहानी सुनेगा या जो सुनावेगा, जो सुनेगा उसके लिए तो आपने नियम निर्धारित कर दिया, कह दिया कि लानतें भेजना है सब अंत में, अध्याय के अंत में। तो मैं बोला, हाँ संजय भैया, ये तो नियम हमने पहले ही बता दिया था। तब उन्होंने कहा, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या जो इनकी कहानी आगे कोई सुनावेगा तो उसको हर अध्याय की समाप्ति पर लघु शंका जाना पड़ेगा। तो मैं बोला, संजय भैया आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। हर अध्याय की समाप्ति पर नवल नारायण के जो इस कहानी को सुनावेगा, जो इसका वक्ता होवेगा, उसको लघु शंका जाना पड़ेगा। जिस तरह बाकी कोई भी आप कहानी सुनते हैं, अच्छा धार्मिक कहानी, तो अध्याय की समाप्ति पर वहां पे शंख बजाया जाता है। लेकिन ये देवता नहीं है ना, ये तो राक्षसों के देवता हैं। तो इनकी कहानी खत्म होने पे कहानी का खात्मा शंख बजा के यहां नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वक्ता को लघु शंका जाकर के अपने आप को थोड़ा अपवित्र करके आना है और थोड़ा अपने आप को फ्री करके आना है। और आपने और भी एक बात गौर नहीं किया, 1 से 5वें अध्याय की समाप्ति होने तक, 5वें अध्याय तक पहुंचने तक दीर्घ शंका भी जाना है। और चाहे तो वो भी जा सकते हैं जो इस कहानी को सुनेंगे, नवल नारायण की कथा को, वो भी लघु शंका जा सकते हैं हर अध्याय की समाप्ति पर लानतें भेजते हुए। और 5वें अध्याय के खत्म होने तक वक्ता को तो दीर्घ शंका भी करके आना है। अब जैसे मैं 5वें अध्याय की समाप्ति पर गया था और काफी देर के बाद लौट के आया था, लघु शंका नहीं दीर्घ शंका भी करके आया था, वैसे ही आगे दीर्घ शंका भी करके आना है। अब 10वें अध्याय की जब समाप्ति होगी तो लघु शंका ही नहीं जाना है, दीर्घ शंका भी साथ में करना है। और जो सुनने वाले हैं उनको भी इसी तरह से फुर्सत होनी चाहिए, ताकि वो लघु शंका दीर्घ शंका सब अपना करावें। तो लानतें भेजते हुए वो भी इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो नवल नारायण की कथा का ये नियम रहेगा कि वक्ता को तो हर अध्याय की समाप्ति पर लघु शंका करके आना है, और जो श्रोता है उनमें से भी जो जाना चाहे वो भी जा सकते हैं। और उसी तरह से जब 1 से 5 तक का अध्याय खत्म हो जाए तो फिर लघु शंका ही नहीं दीर्घ शंका भी करके आना है। यह नियम है। ऐसा करने से नवल नारायण ज्यादा प्रसन्न होंगे, नवल नारायण की कृपा ज्यादा मिलेगी। और अगर आपको कृपा नहीं चाहिए, नवल नारायण को लानतें भेजने के लिए आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो जो आप लानत भेजेंगे वो थोड़ा लानत ज्यादा अच्छी कृपा अच्छी तरह से पहुंचेगा उन तक, क्योंकि आपकी दुआ ज्यादा असर करेगी। अगर आप वही लानतें भेजते हुए जाके लघु शंका और दीर्घ शंका में जो समय व्यतीत करेंगे और उस वक्त भी जो लानतें भेजेंगे, वो बहुत ही गहराई से नवल नारायण पर असर करेगी। तो ये करना है, ये नियम है। संजय भैया तो खूब खिलखिला के हंस उठे, कहे आप गजब का नियम बनाए। तो हमने कहा, संजय भैया कहानी किसकी है, लेखक कौन है,
कैरेक्टर्स किसके हैं, तो नियम कौन बनावेगा, और कुछ नियम अलग बनावेंगे तभी ना मजा आवेगा। तो जनार्दन चाचा कहे एक बात हमको भी पूछना है। हमने कहा आप भी पूछिए जनार्दन चाचा। तो जनार्दन चाचा पूछे कि ये गड़बड़ नहीं बुझा रहा है, ये हंस का भाई कंस कैसे? तब हमने कहा हंस का भाई कौवा भी हो सकता था, क्योंकि कौवा हंस बनने का पूरा कोशिश करता रहता है, लेकिन कौवा कहिएगा तो कोई भी आदमी चिढ़ जाएगा ना। अब हंस के भाई हंस जैसे नहीं थे, और हंस के भाई को कंस नाम कैसे पड़ा, ये आपने बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न किया है। तो ये हंस के भाई को कंस कहने की शुरुआत खुद हंस जी ने ही करी थी। वो खुद ही कहा करते थे अपने भगिनों को कि हम ही वह हंस मामू और है तू कंस मामू। अब हंस जी के भाई बिल्कुल भी हंस जी जैसे नहीं थे, तो हंस जी ने खुद ही ये लगा दिया था कि हम हंस और वो कंस। अब चाहते तो कह सकते थे हम ही वह हंस और वो है तू कौवा। हंस को हंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नीरक्षीर विवेक रखता है। नीरक्षीर विवेक मतलब दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। और कौवा को कौवा क्यों कहते हैं? कौवा क्योंकि मल खाते रहता है, हर गंदी चीज में मुंह मारते रहता है। तो इसीलिए अगर आप किसी पंछी को हंस कहते हैं, किसी को हंस से तुलना करते हैं, किसी के बारे में कहते हैं हंस जैसा, उनका नीरक्षीर विवेक है, उनकी बुद्धि इतनी उज्जवल है कि वो सच और गलत का फैसला इतनी निष्ठा के साथ ले सकते हैं, इसलिए वो हंस हैं। तो हंस का भाई कंस क्यों? क्योंकि इनके पास कोई बुद्धि नहीं है और ये खुद ही सब कुछ में लौटने को तैयार हैं। और हंस जी तो थोड़े उदार वृत्ति के थे, लेकिन इनके अंदर कोई उदारता नहीं है। हंस जी के अंदर सात्विक गुण थे, तो इनके अंदर पूरी तामसिक वृत्ति भरी पड़ी है। अब तामसिक वृत्ति इतनी भरी पड़ी है कि कलयुग में इन्होंने 8 औलाद पैदा किए, और वो औलाद को खिलाने के लिए इनके पास खुद का कुछ नहीं, अपने भाई की बदौलत। अरे हंस जी बहुत बेचारे बीच में फंस गए थे। एक तो उनके पिताजी, चलिए उनके पिताजी का जमाना था, उन्होंने भी 8 औलादें पैदा करी थी। चलिए उस वक्त तक जो है परिवार नियोजन की कोई संस्कृति थी नहीं, तो मान लिया जाएगा, क्योंकि इधर दत्त बाबू ने भी तो जोड़ी में औलादें पैदा करी थी। लेकिन ये कंस जी तो नए जमाने के हैं, ये तो सुशीला से भी बहुत छोटे हैं, नवल नारायण से भी बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्होंने भी बिल्कुल वही वाला पद्धति अपनाया जो इनके पिताजी ने अपनाया था। अब कलयुग में 8 औलादें कौन पैदा करता है इस समय में, आज के समय में? और अगर पैदा करता है, जैसे कुछ नेताओं का अगर लीजिएगा, तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। कभी एक जगह जनार्दन चाचा को हमने बताया कि एक जगह हम भाषणों देके बहुत फेमस हुए थे कॉलेज के समय में, जहां पे हम लालू प्रसाद यादव जी और देवीलाल जी उस वक्त सत्ता में थे, उस वक्त जनता दल पार्टी सत्ता में थी। तो उस पर हमने भाषण दिया था, तो बड़ा खुश हुए थे हमारे कलेक्टर साहब, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण क्यों फेल हो रहा है देश में, इस पर भाषण देना था, तो हम जोड़ के दिए थे। लेकिन देवीलाल, लालू प्रसाद यादव और दूसरे बड़े नेताओं से कंस की तुलना नहीं हो सकती ना, क्योंकि कंस जी दुनिया में कुछ नहीं किए, ना कुछ करने के लायक है। तो कंस जी ने अपनी 8 औलादें किसके भरोसे पैदा करी? हंस जी के भरोसे। उन औलादों का पालन पोषण किसने करा? हंस जी ने। और हंस जी की खुद की कोई औलाद नहीं। तो हंस जी बेचारे बीच में फंस गए थे। अपने बाप के पैदा किए हुए 8 औलादों में से एक तो खुद थे, और उसके बाद जितने 7 थे उन सबकी जिम्मेदारियां बेचारे ने पूरा करी। और उसके बाद कंस ने लाइन लगा दी 8 औलादों की, उसकी भी सब जिम्मेदारियां पूरा करते करते बेचारे मर गए। और हंस जी दुनिया में चाहते थे, बातें किया करते थे हंस जी एक सात्विक प्रवृत्ति के आदमी थे ना। तो जब परेशान हो जाते थे तो कहा करते थे या तो काया त्याग करेंगे या माया त्याग करेंगे। प्रभु ने उनको माया से दूर रखा था, उनको कोई औलाद ही नहीं दिया था, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था, हंस जैसा गुण है, हंस जैसी वृत्ति है, हंस जैसी बुद्धि है, तो क्या करना चाहिए था?
प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए था, हंस से परमहंस की यात्रा पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो माया में फंस गए। अब अपने छोटे भाई के पैदा किए हुए पुत्र के माया में फंस गए, और ऐसा फंसे, ऐसा फंसे, ऐसा फंसे कि अंत तक उनकी निवृत्ति नहीं हुई। और उसके बाद भी कंस ने अपने कंसत्व में कोई कमी नहीं की। हंस जी की जितनी दुर्गति हो सकती थी दुनिया में, वो सब हो गई। हंस जी पूरी जिंदगी अपने जिस भाई की औलाद के लिए जिए, कंस ने पूरा कंसत्व अपना दिखाया, क्योंकि हंस जी ने ही नाम दिया था ना कंस। मैं हूं हंस, यह मेरा छोटा भाई कंस, मैं हूं हंस मामू, यह है कंस मामू। तो कंस ने अपना कंसत्व पूरा दिखाया, और हंस जी की यह दुर्गति करी अंत तक, मृत्यु तक, कि हंस जी कंस जी का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। यहां तक कि हंस जी ने कंस जी के बाकी सब औलादों से यह अधिकार भी छीन लिया था। उनको यह भी भरोसा नहीं था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार भी लोग करेगा कि नहीं करेगा। तो कंस जी के बाकी सब तो ऐसे कुपुत्र हैं, लेकिन जो एक सुपुत्र है, हंस जी को उस पर भरोसा हुआ था। तो हंस जी ने उनको कहा था कि हम आपको ये दायित्व देते हैं कि मेरा आखिरी क्रियाक्रम कर दीजिएगा, क्योंकि हंस जी को यह भरोसा नहीं था कि ये कंस मेरा क्रियाक्रम भी ठीक से करेगा, और ये कंस की जो और बाकी बची औलादे हैं, जिनके लिए हंस जी ने अपना पूरा जन्म लगा दिया, वो भी करेंगे। तो हंस का भाई कंस, जैसा गुण दुनिया में, जैसा कर्म आदमी का दुनिया में, वो सब सामने आता है जनार्दन चाचा। इसीलिए हंस का भाई कंस, और हंस का भाई कंस खुद हंस जी जानते थे, नीर क्षीर विवेक उनके पास था, दूध और पानी को अलग करने की क्षमता वो रखते थे, अच्छाई बुराई को दुनिया में समझते थे, अलग रखने दुनिया को में उसको अच्छाई बुराई को अलग करने की प्रवृत्ति उनके पास थी। इसीलिए उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ था हंस। उनको होना चाहिए था आगे परमहंस, लेकिन वो फंस गए माया में। और कबीरदास जी कह गए हैं ना, माया से मुक्ति नहीं है, माया महाठगिनी हम जानी। माया महाठग है। और माया से याद आया, ये जो नवल नारायण थे ना, है जनार्दन चाचा, ये नवल नारायण के साथ भी बड़ा धोखा हो गया। अब हम आपको नवल नारायण की पत्नी का नाम सुशीला, सुशीला तो बताए जा रहे हैं, ये आगे आगे कहानी में बतावेंगे आपको। तो नवल नारायण की पत्नी सुशीला का भी एक नाम माया है, और ये नवल नारायण ने खुद ही रख दिया माया। क्यों, इसके पीछे भी चलिए बता ही देते हैं, आगे क्या बतावेंगे आज ही बता देते हैं। ये नवल नारायण की जो मां थी ना, उसका भी नाम सुशीला था। तो नवल नारायण सोचे पत्नी भी सुशीला और माए भी सुशीला, और बार बार हमको सब कहते रहता है ये सुशीला नाम है इसका, लेकिन ये सुशील तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नवल नारायण सोचे कि नहीं, इसका नाम हमको बदलना पड़ेगा। तो ये आगे आवेगा कहानी में, जहां आवेगा वहां हम आपको याद दिला देंगे कि कहां से सुशीला का नाम बदल करके माया कर दिया गया। लेकिन नवल नारायण ने वहां के बाद कहा, सुशीला देवी जी आज से आप माया बन जाइए। तो सुशीला देवी वहां से माया देवी बन गई। वही माया जो कबीरदास ने जिसके बारे में कहा था, माया महाठगिनी हम जानी। तो जैसा फिर नामकरण नया किया गया था, उसी के अनुरूप यह सुशीला से बनी माया देवी ने अपने माया का प्रपंच फैलाया नवल नारायण के खानदान में, उसका अंधेरा फैलाया। और उस अंधेरे में बहुत कुछ घटित हुआ, जो हम आपको ये श्री नवल नारायण कथा में आपको बता रहे हैं। हंस और कंस जी की कहानी यहां बताने नहीं आए हैं जनार्दन चाचा। अगर हंस जी या कंस जी का कहानी बताने लगेंगे तो एक अलगे एपिसोड बन जाएगा। हंस जी के कृतित्व पर भी बहुत बड़ा एपिसोड बनाया जा सकता है। कंस जी के कृतित्व पर बनाने लगेंगे तो समझिए कि वो नवल नारायण के दूसरा ब्रांड है। इसीलिए नवल नारायण की कंस से अच्छी बनती है, और नवल नारायण की जो पत्नी है उसकी तो बहुत ही अच्छी बनती है।
और ये जो कंस जी थे, हंस जी को बेचारे पता भी नहीं चलता था। और कंस जी चुपके से आते थे नवल नारायण के पास, कहते थे भैया को पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा तो अयाशी करने के लिए कंस जी को चाहिए होता था। तो भैया ने उधार पैसा मांगा है। और नवल नारायण अपनी पत्नी माया सुशीला देवी के कहने में आकर के, ये बाद की कहानी है, लेकिन जनार्दन चाचा आप चूंकि सवाल पूछ लिए हैं तो हम इनका जवाब दे देते हैं, तो पैसा दे देते थे। अब फिर 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करते करते जब पैसा नहीं मिला था, अंत में एक दिन चुपके से जब जाएंगे और हंस जी को बोलेंगे 4 साल पहले आए थे कंस जी और उनको हमने पैसा दिया था जो वापस नहीं हुआ। तब हंस जी के पैरों तले जमीन खिसकती थी। कह रे, लाखों में सैलरी है, प्रोफेसर हूं मैं, मुझे कब पैसे की जरूरत पड़ गई जो उधार मांगने के लिए बहन के यहां जाना पड़ा। तब फिर वो कंस को बुला कर पूछेंगे, फिर कंस की लानत मलानत करेंगे, तुम्हें जरूरत थी तो तुम वहां क्यों गए, मांग के क्यों लाए। अब उसके बाद कंस की लानत मलानत होगी और फिर हंस जी व्यवस्था करके वो पैसा वापस कराएंगे। और ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। और ये कंस जी एक ही जगह नहीं, कई जगह करके आए हैं। अब ऐसे तो कंस जी की कहानी का कितना बतावें। हंस जी डॉक्टरेट थे, पीएचडी किए हुए थे, प्रोफेसर थे। अपने भाई को भी सोचे कि प्रोफेसर बना देंगे, लेकिन उस लायक हो गए तब ना बनाइएगा। तो प्रोफेसर नहीं बन पाए, कंस जी प्रोफेसर बन पाए। क्यों भाई? क्योंकि कंस जी को आता जाता कुछ तब ना, लेकिन डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, हंस जी से यही गुनाह हो गया, उन्होंने एक पाप कर डाला। उन्होंने अपने अंडर में ही यहां थीसिस लिखवाया और एक तरह से अपने गुरुजनों को इसमें लगवा दिया इसमें, और इनकी थीसिस एक तरह से जो पीएचडी की होती है ना, वो खुद ही लिख दिया। अरे लिखने से बुद्धि आ जाएगी, डॉक्टरेट की डिग्री ना मिल जाएगा। तो ऐसे कहने के लिए कौन से जी भी डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन कई बार अगर एक चिट्ठी भी लिखते हैं तो उसमें 10-15 वो हिंदी का गलती कर देते हैं। तो एक हिंदी के डॉक्टरेट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार हंस जी के सामने हमने इनकी लिखी हुई एक चिट्ठी ले जाकर रख दिया था और कहा था ये हिंदी के डॉक्टरेट का देखिए, ये चिट्ठी लिखा हुआ है। हम अभी 10वां नहीं पास किए हैं, हमको इसमें 12 को हिंदी का स्पेलिंग मिस्टेक मिला है, हिजे का गलती है। तो हंस जी बोले ये बात तो ठीक है, इसमें गलती है, मानते हैं, लेकिन छोटों का काम नहीं होता है बड़ों की गलती ढूंढना। तब हमने कहा आप ही एक तरफ कहते हैं सच और न्याय के लिए खड़े रहना, दूसरी तरफ कहते हैं गलती मत ढूंढना, तो बड़ा गलती करे तो बताएगा कौन। तब उन्होंने कहा यहां भी ठीक है आप, लेकिन फिर भी बड़ों का गलती नहीं ढूंढना चाहिए। तो मैंने कहा फिर सीधे कहिए कि सच और न्याय के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो उस दिन पहला बार हंस जी से बहुत देर का शास्त्रार्थ हुआ हमारा, और अंत में हंस जी ने हथियार डाल दिया। हथियार डालना ही था, क्योंकि हमने फिर ये सब सवाल पूछ लिया, जब आता ही नहीं है तो उनको डॉक्टरेट की डिग्री कैसे मिलवा दिया आप। तो आप तो ये गलत कर रहे हैं ना, आप कई सब गलतियां उनकी और भी कई गलतियां थी हंस जी की। तो हंस जी ने कहा अब तुम्हारा काम ये हो गया है खाली बड़ा का गलती ढूंढना। तो हमने उसी दिन कह दिया था जनार्दन चाचा, बड़ा हो चाहे छोटा, गलत गलत होता है, और गलत को छाती ठोक करके गलत कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। गलत गलत होता है, और गलत की सिर्फ एक चीज होती है, गलती की या तो गलती करने वाला पश्चाताप करे, उसको सुधार करे, और नहीं तो उसके कारनामे की उचित सजा दी जाए। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, वो पश्चाताप भी नहीं करता और उसको सजा भी नहीं दी जाती, तो कृष्ण के कर्म दंड के विधान से ऐसे आदमी की इज्जत बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। वो बड़ा हो छोटा हो, उसने जो कृतित्व किया है उस कृतित्व के ऊपर लानतें भेजना चाहिए। जनार्दन चाचा और संजय भैया ने दोनों हाथ से ताली ठोका और कहा रंजन बाबू आपके इस बात पर दिल बाग बाग हो गया हमारा, और इसलिए हम लानतें भेजते हैं नवल नारायण को भी और हंस को भी और कंस को भी। तो हमने कहा जनार्दन चाचा सिर्फ यही एगो फार्मूला है जो हम पकड़ के बैठे हुए हैं,
गलत गलत होता है, सही सही होता है, चाहे वो किसी के भी द्वारा किया जाए। अगर गलत किया गया है तो उस गलत का भंडाफोड़ होना चाहिए, और अगर कोई सही है तो उसकी जय जयकार होनी चाहिए। छद्म आवरण पहन करके कोई कंस हंस नहीं बन सकता, और अगर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसका नकाब उतारा जाना चाहिए। वैसे ही नवल नारायण जैसे लोग जो समाज के विभत्स चरित्र हैं, चरित्रहीन गिरे हुए लोग, जिन्होंने अपने जीवन में सुख पाने के लिए हर तरह के कुकर्म कर डाले हैं, इनके कुकर्मों पर से पर्दा उठना चाहिए। नहीं तो ये क्या करेंगे, खुद भी कुकर्म किए और बाद में दूसरों का संरक्षण भी करेंगे जो सारे कुकर्म करते हैं। अभी तो इस कहानी का सिर्फ 6 एपिसोड आपके सामने आया है, पूरी वृतांत इनकी बता रहा हूं और पूरी वृतांत इनकी बताऊंगा। इस कहानी में हंस जी और कंस जी की उतनी ही चर्चा आएगी जितनी देर के लिए वो कहानी से जुड़ेंगे, और उतना से आपको जितना व्यक्तित्व समझ में आ जाए हंस जी का और कंस जी का, आप उतना ही समझिए। हंस जी एक बिरले व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, उनकी विद्वता बहुत ज्यादा थी, लेकिन गलत का उन्होंने साथ दिया, गलत किया और गलत के साथ पूरी जिंदगी जीते रहे। उनका भरण पोषण किया, उनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, जिसकी उन्होंने कीमत चुकाई कि ना उनसे काया त्याग ठीक से हो पाया, ना माया त्याग ठीक से हो पाया, और वो हंस से परमहंस की गति की ओर बढ़ने के लिए यह जीवन मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली और भ्रष्ट करके फिर वही माया में उलझ गए, और उस माया ने उन्हें बहुत नचाया। खैर, हंस जी की जीवन यात्रा हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमें इस कहानी से जहां तक हंस जी जुड़ते हैं वो जरूर बताएंगे। और इसमें हंस जी का एक बहुत ही कमजोर पक्ष सामने आएगा, इसलिए हंस जी का जिक्र जरूरी है, क्योंकि हंस जी के जिक्र के बिना यह कहानी पूरी नहीं होगी, और हंस जी का जिक्र आएगा तो कंस का जिक्र आना लाजमी है। तो जनार्दन चाचा बोले, बहुत अच्छा रंजन बाबू, तो आगे नवल नारायण की कहानी। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा ये एक्सप्लेनेशन देते देते ही ना लघु शंका लग गई है। संजय भैया कहे, ओ रंजन बाबू, हम समझ गए, ये अध्याय 7 समाप्त हो गया का? आज नवल नारायण का कहानी बिना जानना ही अध्याय 7 समाप्त हो गया। मैंने बोला, अब संजय भैया, अब आप कह रहे थे इसको अध्याय 7 ही बना दीजिए, अब अगला अध्याय 8 आवेगा। अब थोड़ा लघु शंका करके आते हैं, और थोड़ा नाश्ता वास्ता का भी इंतजाम करवावे आपका। हम सब नाश्ता वास्ता करते हुए अध्याय 8 में नवल नारायण की कहानी सुनेंगे कि नवल नारायण आगे कैसे बढ़ते हैं। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया, जैसा कि नियम है नवल नारायण कथा में कि अध्याय की समाप्ति पर लानतें भेजनी है, तो उन्होंने लानतें भेजना शुरू किया। हंस जी लानत है, कंस जी लानत है, नवल नारायण तुझको लानत है, और मैं चला गया बाथरूम करने, लघु शंका। अब ये 7वां अध्याय खत्म हुआ है, लघु शंका और दीर्घ शंका 10वें अध्याय में फिर से जाएंगे। अभी तो बहुत दूर है, अभी 8वां 9वां 10वां 3 अध्याय बताना है ना। तो 8वां अध्याय हम आके जनार्दन चाचा को जब तक नहीं बताते हैं, तब तक आप सभी व्यूअर्स करिए इंतजार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। आपके लिए ये वैधानिक चेतावनी है कि ये कहानी काल्पनिक है, सारे कथानक काल्पनिक हैं, इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। समाज के कुछ ऐसे चरित्रों की पोल खोलने के लिए जो सफेद धोती कुर्ते में बैठे होते हैं, लेकिन वो काले राक्षसी चरित्र हैं, उनकी पोल खोलने के लिए ये कहानी रची गई है। लेकिन आपको मजा तो तभी आवेगा जब आप मान के चलेंगे कि हम जैसे ही ये कहानी को बता रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही कहीं घट भी रहा है। ये सारे चरित्र ऐसे ही कि ऐसे ही अगर धरती पे कहीं मौजूद हो तो आनंद लीजिए, अगले अध्याय का इंतजार करिए।
फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए सप्रेम नमस्कार।